Academy. Vidya Gyan Leadership Academy handpicks meritorious children from rural and backward communities to nurture them into future leaders. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम रीजनिंग की क्लास। तो हमारी रीजनिंग की, तो आज मैं आपके लिए सब तरह के क्वेश्चंस लेके आई हूँ रीजनिंग के। ठीक है, तो मैं अगली क्लास से आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगी और उसके क्वेश्चन कराऊंगी। आज हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इजी है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसे किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, वैसे किसी बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? जैसे हम किसी गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। वैसे ही किसी बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? बछेड़ा, पिल्ला, मेमना, छौना। क्या कहेंगे? मेमना। क्या कहेंगे? मेमना कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? बहुत इजी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तरह से जहाज कप्तान से संबंधित है, यानी कि जहाज कौन चलाता है? कप्तान। वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? यानी कि जहाज किससे संबंधित है? कप्तान से। तो अखबार किससे संबंधित है? यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। प्रकाशक से, पाठक से, मुद्रक से, पाठक यानी पढ़ने वाला, मुद्रक, या फिर संपादक से। तो अखबार का कौन होता है? अखबार का संपादक होता है। अखबार का संपादक होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटर। कौन होता है? संपादक। अखबार किससे संबंधित होता है? अखबार संपादक से संबंधित होता है। यहां तक समझ में आया? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, जिस तरह से मछली जल से संबंधित है, ठीक है, मछली कहाँ रहती है? जल में। वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? चिड़िया किससे संबंधित है? वायु, आकाश, जल, भोजन। चिड़िया जल में रहती है? नहीं। भोजन, वायु या आकाश? तो चिड़िया किससे संबंधित है? चिड़िया आकाश से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 4, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी मां की इकलौती पुत्री के पुत्र का संबंध उस बुजुर्ग से क्या होगा? ये क्या है? इनको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। किसी बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि वो कौन हुआ? जो बुजुर्ग का पुत्र है, मेरा भाई। तो बुजुर्ग क्या हुए? मेरे पिता। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री क्या हो गई? उसकी बहन हो गई। बहन, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध मेरे पिता से क्या होगा? तो क्या होंगे वो बुजुर्ग? उस पुत्र के, इकलौती बहन के इकलौते पुत्र के वो बुजुर्ग क्या हो जाएंगे? नाती, चाचा, भतीजे, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताओ, जो इकलौता पुत्र है वो उसके क्या लगे? नाना। और वो उनका क्या लगा? नाती लगा ना। तो क्या हो जाएगा? नाती। देखो बेटे का पुत्र भी नाती होता है और बेटी का पुत्र वो भी नाती ही होता है। ठीक है, सो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंडसन। क्या बोलेंगे? ग्रैंडसन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए की मां बी की बहन है। ठीक है,
यानी कि ए की जो माँ है, एक मिनट, ए की जो माँ है, पता नहीं कौन है, ए की माँ है वो क्या है, बी की बहन है, बी की क्या है, बहन है, यानी कि ये तो पता चल गया कि वो फीमेल है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, यानी कि सी इनकी बेटी है, ये भी बेटी है इनकी और ये भी बेटी है। ठीक है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, डी क्या है, ये बी की बेटी है। मतलब मुझे बी का भी जेंडर नहीं पता कि क्या है, मुझे पता है कि ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। ठीक है, डी बी की बेटी है और बहन है ई की। ये किसकी बहन है, ई की बहन है। तो सी और ई का क्या संबंध है, सी और ई का क्या संबंध है, बी क्या है, डी की, ये डी था, बी क्या है, डी और ई की माँ है, माँ या फिर माँ हो सकती है या फिर बाप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बी के क्या हैं, बी की बेटियां हैं। डी बेटी है बी की और ई की बहन है, यानी कि इनके बच्चे हैं, बी के बच्चे हैं। और बी किसके बच्चे हैं, सी की। तो ये सी और ई क्या संबंध है आपस में, नाना या नानी। ये क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पुरुष हैं या महिला हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे या तो वो नाना है या फिर वो नानी है ई की। तो क्या संबंध होगा, नाना या नानी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर सही है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा, आपके भाई एक्स है, ये क्या है, भाई है, और वो महिला क्या है, भाई है। ठीक है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का क्या है, भाई, मेरी पत्नी का भाई है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का एकमात्र भाई है। उस महिला, उस व्यक्ति की पत्नी की क्या हुई, ये क्या है, इसके फादर हैं, और ये उसके फादर की क्या है, यानी कि पिता की बहन। पिता की बहन कौन होती है, पापा की बहन कौन होती है, हमारी बुआ, दादी, माता, बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो कैसे संबंध है, उस महिला का और उस व्यक्ति की पत्नी किस प्रकार से संबंधित हैं, कि जो महिला है वो उस व्यक्ति की पत्नी की बुआ है, बुआ, आंट। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्ग में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। मोहन ऊपर से चलता है, मोहन 7वें स्थान पर है। ठीक है, और नीचे से जब काउंट करते हैं तो मोहन 26वें स्थान पर है। यानी कि हमें पता है यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 6 हैं, बिल्कुल। तो उसने पूछा है तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मोहन का स्थान कौन सा है, सॉरी सोहन का 26वां। तो उससे ऊपर कितने बच्चे और हैं, 6 बच्चे और हैं। तो कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल, 6 और 26 32। तो उसमें वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं, कुल 32 बच्चे हैं। कितने हैं, कुल 32 बच्चे हैं। क्योंकि मोहन का स्थान दोनों बार नहीं गिनेंगे, किसी एक बार गिन लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मोहन अकेला है, इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, एक बार मोहन का स्थान गिना जाएगा, 2 बार नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मोहन 26वें स्थान पर है नीचे से, और ऊपर से 7वें स्थान पर है। तो उस वर्ग में कुल 32 बच्चे हैं। क्योंकि मोहन से पहले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और मोहन किस स्थान पर है, नीचे से 26वें। तो 6 कितने बच्चे और हैं, 6 और हैं 26 के साथ। तो कितना हो गए, 6 और 26 32। मैंने मोहन का स्थान एक बार गिन लिया, 26वें स्थान, इसलिए मैं दोबारा नहीं गिनूंगी। ये बात का हम ध्यान रखो। मैंने 26 में 6 इसीलिए जोड़ा है क्योंकि मोहन का स्थान यहाँ पर गिना जा चुका है।
आई बात समझ में? आगे चलते हैं। सुनील लड़कों की पंक्ति में 2 छोरों से 11वें स्थान पर है। यहां से मुंह कितने स्थान पर है? 11th। इधर से भी 11th और इधर से भी 11th। एक बात मुझे समझ में आ गई कि इधर भी 10 बच्चे हैं और इधर भी 10, तो किधर जिधर चाहूं मैं उधर जोड़ दूं। 11 में 10, कितने बच्चे हो गए कुल? चाहे मैं किसी भी छोर से जोड़ूं तो कितने बच्चे हो गए कुल? कुल बच्चे हो गए 10 और 11 कितने होते हैं? बहुत सिंपल सा है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 21 बच्चे होते हैं। तो उस पंक्ति में कुल 21 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 21 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 21 लड़के हैं। आई बात समझ में? अगर मैं इसको ऐसे करती, कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन बता रही हूं मैं। 7th 8th 9th 10th 11th। 11th पे कौन है? सुनील है। अब यहां से इधर से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11th पे है। तो अब मैं गिनूंगी तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हिंदी में काउंट कर लो कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे ही हैं। ऐसे करने से अच्छा है, मैंने ये जो तरीका बताया ये ज्यादा इजी है कि इधर से, यानी कि मान लो वो राइट से, लेफ्ट से भी 11वें स्थान पर है और राइट से भी, यानी कि दाएं से भी और बाएं से भी 11वें स्थान पर है। तो इधर भी उसके कितने बच्चे होंगे? 10 होंगे, और इधर भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो 10 और 11 कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो कुल कितने बच्चे हैं उस पंक्ति में? कुल 21 बच्चे हैं उस पंक्ति में। कोई परेशानी हमें? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 9th। यदि हरा का अर्थ लाल है, यानी कि हरा क्या है? हरा का अर्थ लाल है, ठीक है। हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, ठीक है। लाल का अर्थ क्या है? पीला हो गया। यानी कि अगर किसी ने मुझसे पूछा पत्ती कैसी होती है, पत्ती हरी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी कि पत्ती लाल होती है। लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, ठीक है। पीले का अर्थ नीला, ठीक है, नीला। नीले का अर्थ गुलाबी है, नीले का अर्थ गुलाबी है, ठीक है। यानी कि कोई नीली वस्तु होगी यहाँ पे, मुझे कैसी लगेगी? गुलाबी दिखेगी। पीली होगी तो नीली दिखेगी, लाल होगी तो पीली दिखेगी, और हरी होगी तो लाल दिखेगी। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है मुझे? नीला, नीला ही दिखाई देता है ना। लेकिन यहाँ पे नीले का अर्थ क्या है? गुलाबी। तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे आकाश का रंग आपको गुलाबी दिखाई देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। मैथ के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। सही क्रम में चयन कीजिए, दिए गए समीकरण में फिट होगा, यानी कि इसमें कौन सा समीकरण फिट होगा? 3 7 10 12 6 29 आना चाहिए। पहला फिट करके देख लेती हूं मैं। 7 गुणे में 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 12 प्लस में 6। पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? डिवीजन। तो 12 से 10 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/12। तो हो जाएगा 7 21 माइनस 10/12 प्लस 6। क्या लग रहा है कि ये 29 के इक्वल आ जाएगा? हमें लग रहा है क्या? देखें करके। पहले इसको जोड़, 21 और 6 कितने हो गए? 21 और 6 27, और 27 तो वैसे भी 29 से कम है, और 27 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 29 से कम ही आएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो पहला ये तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा करके देखते हैं। चलो सेकेंड वाला करके देखते हैं। 7 गुणे में 3, ठीक है।
डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 12 माइनस 6। अच्छा, तो इसको 7 गुणे में 3/10 डिवाइड हो रहा है भाई प्लस में 12 माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, 7 21, 21/10 प्लस 12 माइनस 6। अच्छा एक बात बताओ, 21/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.1। 12 में 2.1 जोड़ेंगे और उसमें से 6 माइनस करेंगे। ये मुझे पहले ही समझ में आ जाएगा कि होगा नहीं, मुझे पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 में मैं 2.1 जोड़ूंगी तो ज्यादा से ज्यादा 14 जाएगा, फिर उसमें से मैं 6 माइनस करूंगी तो ये तो बहुत कम संख्या आ गई, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं, यानी कि सेकंड भी नहीं होगा। हमें इतना करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये 29 से कम होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 29 से कम है, फिर उसमें से 6 माइनस होगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। 7 गुणे में 3 प्लस में 10 माइनस में 12 भाग 6। ये देख लो, हमें एक बात तो पता है, मैंने आपको वो तो बताया नहीं कि हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भाग, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो अब देखो डायरेक्ट 7 21 डायरेक्ट कर देती हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 21। 21 प्लस 10 माइनस 2। 21 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 21 प्लस 10 कितने हो जाते हैं, 21 में 10 जोड़ोगे भाई 31। 31 माइनस 2 कितना आ रहा है 29। तो भाई ये सही है। तो कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन सी, गुणा जोड़ घटाव और फिर भाग। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आया या नहीं पहले तो मुझे ये बता दो। इन्होंने नंबर दिए थे 7 3 10 12 6 और आपको उसमें ये समीकरण फिट करना था जिससे कि 29 आंसर आ जाए। तो मैंने पहले ए और बी को करके देखा, करते करते मुझे बीच में ही समझ में आ गया कि ये नहीं होंगे, तो मैं उसका पूरा आंसर नहीं निकालूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे एग्जाम में टाइम भी बचाना है, तो मैं आगे वाले पर बढ़ जाऊंगी। अगर बीच में मुझे समझ में आ गया कि ये भी नहीं होगा, अगर मुझे एक पहले ही स्टेप पे समझ में आ गया कि ये नहीं होगा, तो मेरा तो टाइम बच गया, मैं अगले पे ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि Q का मतलब जोड़ना है, J का मतलब गुणा है, T का मतलब घटाना है और K का मतलब भाग देना है, तो Q का मतलब क्या है, Q का मतलब जोड़ना है, J का मतलब गुणा है और T का मतलब घटाना है और K का मतलब भाग देना है। तो मुझे ये निकल नहीं आएगा, क्या है 30 डिवाइडेड बाई 2। Q का मतलब क्या है प्लस 3, J का मतलब क्या है गुणा 6, T का मतलब क्या है माइनस। सॉल्व कर दो, पहले भाग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 30 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस 3। पहले क्या सॉल्व करेंगे, गुणा, 3 और 6 का गुणा करेंगे, कितना होता है 3 छिके 18 माइनस में 5। अब इनको जोड़ो, 18 और 15 कितने हो जाएंगे, बताओ जल्दी, 18 और 15 कितने हो जाएंगे, तो 18 और 15 हो जाएंगे 33 माइनस 5। तो 33 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा 28। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इतनी जल्दी ही क्वेश्चन करना है। आपको समझ आया या नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। Q का मतलब है जोड़ना, J का मतलब है गुणा करना, T का मतलब है माइनस और K का मतलब है भाग देना। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 30 K 2, Q 3, J 6, T 5। तो मैंने K की जगह भाग लगा दिया, Q की जगह जोड़ लगा दिया और J की जगह गुणा और T की जगह माइनस। कोई दिक्कत यहां तक। अब जब मुझे पता है कि जब हम बोर्ड मास लगाते हैं, यानी कि पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर
जोड़ फिर घटाओ। तो अच्छा मुझे बताओ, तो 30 में 2 का भाग दूंगी तो कितने बार जाएगा? 15 बार। प्लस 3 और 6 का जब मैं गुणा करूंगी कितना आता है? 18 आता है। तो 15 प्लस 18 माइनस 6, 18 और 15 को जोड़ूंगी तो कितना आता है? 33 आता है। कोई दिक्कत नहीं। जब ये 33 आता है तो 33 में से 5 घटाऊंगी, 33 में से 5 घटाऊंगी तो कितना आएगा? 13 में से 5 जाते हैं 8, यहाँ पे 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारी? कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि a का मतलब प्लस, b का मतलब माइनस, c का मतलब गुणा और d का मतलब भाग है तो 18c 14a 6b 16d 4 के बराबर क्या होगा? तो पहली बात इसको लिख देते हैं। 18c का मतलब क्या है? c का मतलब गुणा है, 18 गुणा 14। a का मतलब प्लस है, 14 प्लस में 6। b का मतलब माइनस है, माइनस 16। d का मतलब भाग है, 4। तो हमें पता है बोर्ड मास की प्रक्रिया से सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। भाग जोड़ यानी कि भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो चलते हैं, मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी इसमें। 18 गुणा 14 प्लस 6 माइनस, जब मैं 16 को 4 से भाग दूंगी तो कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 16 4 चौके 16, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 18 और 14 को जब मैं यहाँ पे गुणा करूंगी तो कितना आएगा? मुझे 14 का पहाड़ आना चाहिए, तो या फिर 18 का आना चाहिए। 18 गुणा 4, 18 चौके कितने होते हैं? 72। तो 72 का इकाई यानी कि 2, हासिल में 7। 18 एकम 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे? 18 और 7 कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। तो हो जाएगा 252 प्लस 6 माइनस 4। अच्छा, भाग हो गया, गुणा हो गया, अब क्या होगा? जोड़ होगा। 52 और 6 कितने हो जाएंगे? 252 और 6 कितने हो जाएंगे? 258। 258 में से 4 जाएंगे, 258 में से जब 4 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 254। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 254। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। आगे वाले जो प्रश्न है हमारे वो घड़ी से रिलेटेड है। यदि किसी घड़ी दर्पण में 2:45 बजा सकती है, सॉरी, जब हम उसको शीशे में देख रहे हैं तो वो 2:45 समय बता रही है। 2:45 यानी कि ये ऐसे घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ पे कितना होता है? 12 या 6 और यहाँ पे 9। तो जो घड़ी जो है वो कितना दिखा रही है? 2:45 दिखा रही है। अच्छा, जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाएगी? दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाएगी? कुछ इस तरीके का दिखाएगी। सॉरी, वो दर्पण में 2:45 दिखा रही है, तो रियल में कितने बज रहे होंगे? 12। कितने बज रहे होंगे रियल में? रियल में कितने बज रहे होंगे? 9:15 हो रहे होंगे रियल में। देखो, अगर दर्पण में, ये वाला दर्पण है तो यहाँ पे 3:45 दिखा रही है, और ये रियल वाली घड़ी है, तो ये वाली रियल वाली घड़ी देखोगे तो कितना दिखा रही है आपको? कितना दिखा रही है? ये दिखा रही है 9:15। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? 9:15। मिरर के क्वेश्चंस जब होते हैं तो कैसे दिखाती है? एग्जैक्ट अपोजिट इमेज, लेकिन सेम होती है। तो 2:45 की सिमिलर इमेज कैसी दिखाएगी? वो 9:15 जब बजते हैं, यानी कि 9:15 जब होती है, कुछ ऐसी इमेज दिखाएगी, यानी कि ये रियल थी और ये दिखा रही थी यहाँ पे, यानी कि ये इमेज दिखा रही थी और ये रियलिटी थी, यानी कि 9:15 को 2:45 दिखाएगा वो दर्पण में। अमित अपने ऑफिस पर 8:30 बजे पहुंच गया।
जो 15 मिनट समय पूर्व था। बताइए ऑफिस का निर्धारित समय क्या है। यानी कि कितने बजे पहुंच गया वो? 8:30 बजे पहुंच गया। वो 15 मिनट पहले आ गया, तो यानी कि अभी वो 15 मिनट वेट और कर सकता है। तो कितना हो गया, कितना होगा उसके ऑफिस पहुंचने का समय? 8:45। 15 मिनट और वेस्ट कर सकता है वो, चाहे तो खड़े रह सकता है, तो 15 मिनट अभी और यूज कर सकता है वो। तो 8:45 उसकी ऑफिस का निर्धारित समय है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि मुझे स्कूल जाना था, मैं 7:30 बजे पहुंच गई और मैं 15 मिनट पहले पहुंच गई, तो मेरा स्कूल कितने का होगा? 7:30 में मैं 15 मिनट और जोड़ दूंगी तो कितने का होगा? 7:45 का होगा। ऐसे ही यहां पर है कि अमित को ऑफिस कितने बजे जाना होता है, उसका ऑफिस का समय कितना है? 8:45। क्योंकि वो अगर 8:30 बजे पहुंच गया और 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो अभी वो 15 मिनट पहले है, तो मतलब अभी उसका ऑफिस खुला नहीं है, तो 15 मिनट उसको और बिताने पड़ेंगे। तो कितना हो गया? 8:45 उसके ऑफिस का निर्धारित समय हो गया। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं, 3 बजा लेते हैं घड़ी में। ये घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, 3, 6, 9। 3 बज रहे हैं, ठीक है भाई, 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, तो घंटे की सुई की दिशा बताइए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। अब उसने बोला कि मिनट की सुई हमारी कहां पर है? 12 पर। कौन सी दिशा में है? नॉर्थ में। अब मुझे घड़ी भी तो मुझे दिख रही है, घड़ी हम ऐसे बनाते हैं हमेशा, तो जो घंटे की सुई है उसकी दिशा कौन सी है? कौन सी दिशा है? पूर्व। अगर मैं यहाँ पे ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ले जाके रख दूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि घड़ी की घंटे वाली सुई की दिशा क्या है? ईस्ट है, यानी कि पूर्व है। क्या है? पूर्व है। ठीक है, मैंने घड़ी भी उसी तरीके से बनाई है क्योंकि ये तो नॉर्मल है, जैसे हम घड़ी बनाते ही ऐसे हैं। उसने उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ये घुमा के पूछ लेता तो हमें दिक्कत होती। अगर ये पूछ लेता कि हमने घड़ी कुछ इस तरीके से टांग रखी है कि जो नॉर्थ की दिशा है, जो नॉर्थ है वो 9 की तरफ है, तो हमें पता है कि फिर हम इसको कैसे रखते? इसको हम ऐसे टिल्ट कर देते हैं, यानी कि इधर नॉर्थ आ जाता है, इधर ईस्ट आ जाता है, इधर वेस्ट और इधर साउथ। उस तरीके से हम फिर इसको करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक घड़ी दर्पण के सामने रखी, 7:10 का समय हुआ, तो बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा? यानी कि जब शीशे में देखा तो कितने बज रहे हैं उसमें? 7:10 हो रही हैं, 7:10 हो रही हैं। ठीक है, पहले तो मैं शीशे वाली छवि बना लेती हूँ। शीशे वाली छवि बना ली। 12, 3, 6 और 8, 7, 5, 4, 1, 10 और 11। उसने बोला कि 7:10 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी है? ये जो दर्पण में रखी है, शीशे में जो रखी है वो घड़ी है। अच्छा मुझे बताओ, जब इस शीशे के बाहर होगी तो उसकी इमेज कैसी होगी? बिल्कुल उल्टी होगी इसकी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल उल्टी होगी। कैसे होगी? यहाँ पे 12 होंगे, लेकिन इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ इस तरह से होगी। लेफ्ट राइट तो नहीं, लेफ्ट राइट बदलता है इसका। नंबरिंग की तरह से नहीं देखते। 1 मिनट, इसको मुझे बनाने दीजिए। यानी कि ये बता रहा है कि कितने बज रहे हैं? 7:10 हो रही हैं। तो यहाँ पे जब ये होगी तो ये जो सुई होगी वो इधर दिखाएगी, और ये जो होगी वो कहाँ पे दिखाएगी?
ऐसे दिखाएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे 4, और यहाँ पे कितने हो रहेंगे 40 मिनट। कितने हो रहे होंगे 4:40। कितने हो रहे होंगे 4:40 मिनट। कितने हो रहे होंगे 4:40 मिनट। ठीक है, 7:10 का समय, सॉरी 4:50 दिखाएगी ये, क्योंकि ये 2 है तो इधर किस पे दिखाएगी 10 पे दिखाएगी, तो ये 4:50 दिखाएगी। 40 नहीं 50, मेरे मुंह से 40 निकल गया। तो कितना बताएगी समय, ये 4:50 बता रही होगी। मैंने यहाँ पे नंबर डाल लिए हैं, लेकिन जब ये घड़ी होगी तो उसमें नंबर्स नहीं होंगे, तभी तो हम उसमें क्लियरली उल्टा देखेंगे ना, डॉट वाली घड़ी समझ लो इसको। तो हम कितना देखेंगे कि उसमें 7:10 हो रहे हैं, तो जो घड़ी थी उसमें रियलिटी में कितने हो रहे होंगे 4:50 हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। रूस जो है वो मॉस्को से रिलेटेड है, तो जर्मनी किससे रिलेटेड होगी। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ये बता क्या रहा है, रूस मॉस्को, यानी कि मॉस्को क्या है, रूस की राजधानी। तो भाई मुझे जर्मनी की राजधानी होगी वही तो हो जाएगी। तो जर्मनी की राजधानी क्या होती है, हवाना, ओस्लो, बर्लिन, काबुल। तो जर्मनी की राजधानी हमें पता है क्या है, बर्लिन। तो ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। जिस प्रकार राजा का संबंध रानी से है, वैसे ही घोड़े का संबंध किससे होगा, गाय से, घोड़ी से, जानवर से, गधे से। यानी कि इसका स्त्रीलिंग बताया, राजा का रानी, तो घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़ी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस तरह से देश का संबंध राष्ट्रपति से है, यानी कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का संबंध किससे होगा, मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, राज्यपाल से या राज्य मंत्री से। तो यहाँ पे किससे होगा, मुख्यमंत्री से तो होगा नहीं, तो राज्य का संबंध किससे होगा, यहाँ पे राज्यपाल से होगा। किससे होगा, राज्यपाल से होगा। आगे चलते हैं। EFGH किससे संबंधित है, HIJK, EFGH। अगले में क्या हो, H, फिर उसके आगे के वर्ड्स HIJK, फिर PQRS, ये किससे संबंधित होगा, तो लास्ट में जो वर्ड है वो रिपीट हो जाएगा, RS, PQRS, EFGH, H दोबारा से रिपीट हुआ था, यहाँ पे वही सीरीज चलेगी, जैसा यहाँ पे चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो S के बाद क्या आता है, TUV, STUV। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आ रही है बात समझ में, थोड़ा सा इजी है ये, तो थोड़ा सा नहीं बहुत इजी है। दिसपुर असम बेंगलुरु किससे रिलेटेड है, दिसपुर जो है वो असम से रिलेटेड है, तो बेंगलुरु किससे रिलेटेड होगा। अच्छा एक बात बताओ, दिसपुर क्या है, असम की राजधानी है, ये राजधानी है और ये क्या है, राज्य। तो बेंगलुरु क्या है, राजधानी, तो इसका राज्य कौन सा होगा, तो बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके लिए हमें राज्य और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे डायरेक्शन के क्वेश्चंस पर। तो पहले ही डायरेक्शन के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगी, एक काम करूंगी कि मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर लूंगी, ये तो थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, तो ड्रॉ करते हैं। तो मुझे पता है ऊपर क्या होता है, उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे क्या होगा, ये दक्षिण यानी कि साउथ, इधर क्या होता है, इधर होता है पूर्व, ईस्ट, और इधर होता है पश्चिम, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। राजेश 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, तो राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा है, कितना गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, यहीं से वो 5 किलोमीटर किधर चला गया, दक्षिण, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर,
कोई दिक्कत नहीं। फिर वह 2 किलोमीटर, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। कहां पर है? दक्षिण में, लेकिन अभी भी पूर्व किधर साइड है? इधर ही है ना पूर्व, तो ठीक है 2 किलोमीटर चल दिया। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। अब उसने क्या किया? वो किधर चला गया? ऊपर। किसकी तरफ चला गया? 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ। कोई दिक्कत? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। ये तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ये हो गया 3 किलोमीटर और ये हो गया 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो ये थी ना, तो ये 5 किलोमीटर तो वापस आ गया, ये वाली 5 किलोमीटर, तो ये हो गई 4 किलोमीटर। कितनी हो गई? 4। तो ये बोल रहा है ये वाली दूरी, यानी कि इस बिंदु से ये उत्तर पूर्व में कितनी दूर है। तो हमने एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। उसमें आधार, कर्ण ये निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बताओ कि हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो अब मुझे पता है ये क्या हो गया? इसका बेस मान लो, और ये क्या हो गई? इसकी परपेंडिकुलर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर की, इसको मैं क्या है? h। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो कितना दूर है ये कितना है? 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया या नहीं आया? ये सब समझ में आया? ये जो उस डायरेक्शन पे गया था, इधर का क्या हो गया था? 3 किलोमीटर, और जो ऊपर वाला था ये कितना था? 4 किलोमीटर। तो उसको ये वाला दूरी पूछनी थी, ये वाली दूरी। तो कैसे निकाल देंगे? इस वाले तरीके से निकाल देंगे। समकोण त्रिभुज में जैसे हम निकालते हैं ना, उसकी भुजाएं निकालते हैं, उस हिसाब से हम निकाल देंगे। ठीक है? अगर जिसको ये नहीं आता है मैं कराऊंगी। ठीक है? ओके। अब मुझे पता चल गया उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है। तो मुझे अब बार बार वो बनाने की जरूरत नहीं है। रागिनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल रागिनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। अच्छा, जब हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो जो हमारा दायां होगा वो पूर्व की साइड होगा, इधर दायां होगा और इधर दायां होगा, और इधर अपने आप को आप उत्तर में रख के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। उत्तर की तरफ मुंह करके जा रही है, वो उत्तर की ओर चल रही है तो उत्तर की तरफ ही उसका मुंह होगा। तो रागिनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ क्षण बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर चल रही थी, ये किधर जा रही थी? उत्तर में जा रही थी, अब किधर मुड़ गई? पूर्व में। दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चलकर अब जब वो पूर्व की तरफ चल रही है तो अब उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है। कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वो इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। जब वो ऐसे मुड़ी तो उसका दायां इधर था और उसका बायां इधर ही था, तो वो बाएं मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में चल रही है? किस दिशा की ओर जा रही है वो? ये तो उत्तर था, ये पूर्व था, अब वो ऐसे जा रही है। तो ऐसे कौन सी दिशा होती है? पश्चिम की तरफ जा रही है। तो किस दिशा में चल रही है?
किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में जा रही है वो, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है भाई। ठीक है, अब वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, आगे चलते हैं। आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो। ठीक है, जब हम ये वो बना रहे थे, दिशा बना रहे थे, कौन सी वाली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो होता है हर एक कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, मैं बता दूं। ठीक है, ये कितने का होता है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो। तो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां नॉर्थ की तरफ। ये बात हमें पता है। आप घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, सही है ना, घड़ी ऐसी तो चलती है। आप घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ते हैं। तो यहां पे खड़े, आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े थे, यानी कि यहां पर इधर फेस था तुम्हारा, इधर फेस, आप यहां पर 100 डिग्री मुड़े, 90 डिग्री तो यहां तक मुड़ गए, कुछ डिग्री यहां तक आ गए होगे आप, 100 डिग्री मुड़ गए आप। ठीक है, कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में मुड़ गए। फिर आपने सोचा कि मैं घड़ी के विपरीत दिशा में, अभी घड़ी ऐसे चल रही थी, ऐसी तो चल रही थी घड़ी, लेकिन आपने सोचा मैं घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाता हूं, तो घड़ी अब ऐसे चलेगी। तो आप यहाँ पे खड़े थे, तो आप 145 डिग्री मुड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए ये कितना डिग्री है, ये तुम्हारा 100 डिग्री हो गया यहां तक, आप 45 डिग्री और इसमें जाएंगे तो आप यहां पहुंच गए। आपका मुंह कौन सी दिशा में है, ये क्या है, उत्तर और उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में तुम्हारा मुंह, उत्तर पूर्व दिशा में है भाई। ये तो बहुत इजी था, नहीं था, नहीं था क्या, नहीं समझ में आया। चलो दोबारा बता देती हूँ, अब मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगी नहीं, ये बता देती हूँ। ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये साउथ था और ये वेस्ट था। यहाँ पे खड़े थे तुम घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो, सॉरी, घड़ी की दिशा में चलोगे तो ऐसे चलोगे। ठीक है, तुमने सोचा कि मैं 100 डिग्री चल जाता हूँ, 90 यहाँ तक कंप्लीट किया, 100 यहाँ तक हो गया तुम्हारा पूरा 100 डिग्री। तुम अब दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हो, लेकिन आपने बोला नहीं 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 भाई, मैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ जा रहा हूँ। तो उल्टी दिशा में तो आप ऐसे ही मुड़ोगे। तो आपने बोला 145 डिग्री मुड़ता हूँ, तो 100 डिग्री तो आपने यहाँ तक पूरा कर लिया जो आप अभी चल के आए थे। अब आप 45 डिग्री और मुड़ गए, तो आप इस दिशा में पहुंच गए। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी उत्तर पूर्व दिशा है। आ गई बात समझ में, आगे चलते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद दो मित्र अमित और पवन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अमित की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमित की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है, तो अमित का मुंह किस दिशा में है, अमित का मुंह किस दिशा में है। अच्छा एक बात बताओ, फिर बना लेते हैं हम, बनाना तो पड़ेगा ही। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दो दोस्त हैं। अब यहां से सूरज उगता है तो परछाई इधर साइड पड़ेगी। अब जो इंसान इधर, उसका बायां है और इधर दायां है। किसका दायां है, अमित और पवन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अमित की परछाई पवन के बाएं पे पड़ रही है, यानी कि पवन किधर खड़के खड़ा है, पवन का चेहरा है उत्तर में। किसका है, पवन का चेहरा। ठीक है, तो अमित का मुंह किस दिशा में है, अमित का मुंह किस दिशा में होगा, पवन के बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि पवन के सामने खड़ा है। तो पवन का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो पवन का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये तो थे कुछ क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगी, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, पहले समझाऊंगी, फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगी। अभी इसमें बहुत सारे रह गए, अभी इसमें कैलेंडर रह गया है।
कैलेंडर, सीरीज, नंबर संख्या प्रणाली, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।